नमस्कार दोस्तों। चुनाव समाप्त हो चुका है। तस्वीरें लगभग साफ हो गई है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का एक अपना खास चरित्र है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं, या जो नेता दिखाने की कोशिश करते हैं वो वास्तव में होता नहीं है, या जो मीडिया पोर्ट्रे करता है वो वास्तविक हो, वो सच्चाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी को, या बीजेपी खुद अंधकार में रहना चाहती थी, या मीडिया वालों ने अंधकार में रखा है, जो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं कराया नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी से जुड़े जितने बड़े नेता हैं सत्तारूढ़ गठबंधन में, उनको। यही वजह है कि ये गठबंधन भले ही सत्ता में आ गई है, लेकिन दो ऐसे नेताओं के सहारे जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये ज़रूर विचारणीय बात है। विचार करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को और जितने बड़े नेता हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहाँ आप 400 पार की बातें कर रहे थे और कहाँ आप मेजोरिटी लाने से स्वयं चूक गए। यानी बीजेपी अभी भी 34 या 35 सीटें कम है मेजोरिटी से। तो ये सोचने का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा डर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शैली रही है, दैट इज़ नॉट वेरी कोमोडेटिव। मतलब सबको लेकर, भले ही सबका साथ सबका विकास बात करती है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। खासकर जब हम गठबंधन की बात करें तो एनडीए तो है, लेकिन एनडीए नाम मात्र की है, क्योंकि एनडीए से जितने बड़े पार्टीज थे वो एनडीए को पिछले 10 साल में छोड़कर चले गए हैं। आपको याद हो तो अकाली दल, शिवसेना, ये सब एक ज़माने से एनडीए गठबंधन के साथ में थे, बीजेपी के साथ में थे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल आडवाणी के भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूम शेयर नहीं करती, बहुत ज़्यादा स्पेस शेयर नहीं करते अपने पार्टनर्स के साथ। आपको याद हो तो किस प्रकार खुद नीतीश कुमार कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। और शिवसेना, याद हो आपको कि उनका तो 20-25 साल का नाता था बीजेपी के साथ, लेकिन सीएम पद को लेकर जो आपस में खींचातान हुआ उसमें शिवसेना ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया। अभी फार्मर्स कानून जब आया था उस दौरान अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। तो इनका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। थोड़ा सा और पीछे आप जाइएगा तो मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बारे में एक वाक्यांश मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 8 या 6 एमएलएज थे, और उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री थे और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे उस समय। उसी दौरान बीजेपी, जो कि देखिए जनता दल यूनाइटेड जब आप अलाइज में है यानी दोस्त हैं, तो दोस्त दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के सारे जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलएज थे उनको अपनी पार्टी में ले लिया। दैट इज़ द टू रॉन्ग। इससे क्या होता है कि आप विश्वास खोते हैं अपने दोस्तों के बीच। दुश्मन जो कंपिटिटर्स हैं तो वो हैं ही, लेकिन आप दोस्तों के साथ भी अपना विश्वास खो देते हैं। दूसरा दोस्तों एक और वाक्यांश याद है स्पेशल पैकेज को लेकर। 2019 में, आई थिंक 2019 में, मुझे ठीक से यह साल याद नहीं है, लेकिन 2019 के आसपास नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम में पटना में, शायद गांधी मैदान में ही, कि बिहार को मैं कितना दूं, 80 लाख करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं, और लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिए करोड़ रुपए देने का वादा किया था उन्होंने। बहुत बड़े बड़े हेडलाइन छपा था मीडिया में, तो आपको पता ही है कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें पेश करते हैं सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से। तो ये सारे कुछ हुए, लेकिन बिहार को क्या मिला? जब एक बार मुझे याद है कि पार्लियामेंट में सवाल किसी ने किया कि आपने वादा किया था इतना लाख करोड़ रुपए देने का बिहार को, तो बिहार को क्या दिया आपने? तो अमित शाह का जो स्टेटमेंट आया था वो दैट वाज वेरी हर्टिंग। आई मीन ही सेड कि हम दे रहे हैं ये फंड जो कि
सरकारी योजनाओं के तहत हम पैसे दे रहे हैं। मसलन कि उन्होंने ये अलग सेपरेट पैकेज नहीं था, बल्कि जो सेंटर से जो पैसा जाता है सरकारी योजनाओं के लिए वो उसी में इंक्लूड कर देते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पिताजी आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके पॉकेट खर्च के अलावा आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आप बीमार हैं तो आप दवाई ला सकें, ठीक है। लेकिन जब आप बीमार हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप मांग रहे होते हैं तो पिताजी नहीं देते हैं और कहते हैं कि आपकी जो पॉकेट खर्च मैंने दिया था उसी में दे दिया। आप सोचिए, पॉकेट खर्च भी आ गए, खर्च भी हो गए और पता भी नहीं चला पैसा कहाँ गया। तो आज तक बिहार वासियों को नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ गया, उस पैसे से क्या हुआ। बस उन्होंने जो रेगुलर प्रोजेक्ट में जो फंड आते हैं उन्हें उसी में इंक्लूड कर दिया। चलिए, ये तो अब बिहार के साथ जो हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन बिहार के संदर्भ में कहूँगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है बिहार के लिए कि अपनी एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है उसे मनवा लें। आपको याद हो तो जब यूपीए की सरकार थी तब से नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, वो बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते थे। दोस्तों, ये बिहार स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है अभी कई सारे राज्यों में है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि जो पहाड़ी राज्य हैं, खासकर जैसे उत्तराखंड हुआ या नॉर्थ ईस्ट के कुछ नागालैंड, मेघालय, वो सब स्टेट हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं इकोनॉमिकली। उन प्रदेशों को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी दिया गया है सेंटर के द्वारा। जब ये कैटेगरी में आपका राज्य आ जाता है तो उस राज्य का इकोनॉमिकली बहुत भला होता है। आई मीन बहुत सारे फंड मिलते हैं, बहुत सारे रियायतें दी जाती है उस राज्य को। तो मैं खुद बिहार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार आगे बढ़े और बिहार में फंड आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ नौकरी क्रिएट हो और बिहार वासियों को बिहार का जो बहुत बड़ा जो टैलेंट है वो हमेशा बाहर चला जाता है। यही वजह है कि बिहार में कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ापन है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पलायन है। क्योंकि सब जब सारा टैलेंट बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिहार एंड नीतीश कुमार स्पेशली, क्योंकि नीतीश कुमार अभी किंग मेकर की भूमिका में है। अभी वो जो मांगेंगे मिल जाएगा, चाहे कांग्रेस से मांगे या बीजेपी से मांगे। तो अगर बिहार को ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाता है तो ये कई सारी पीढ़ी को मदद मिलेगी इससे। और निश्चित रूप से बिहार जो नीतीश कुमार हैं वो कोई नौसिखिए नेता नहीं है, पूरी ज़िंदगी राजनीति में बिता दी और उन्होंने लगभग सभी जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन भी किया है और उनको एक्सपीरियंस है यूपीए के साथ काम करने का भी और एनडीए के साथ भी काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी ये इस मांग को मांग लेंगे। और भी कई सारे मांग है बिहार की जो लॉन्ग पेंडिंग है और हमेशा से अनसुना सेंटर कर देती थी, क्योंकि उनको अलाइज की इतनी ज़रूरत नहीं थी अभी तक। लेकिन अब जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में निश्चित रूप से मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। मुझे याद है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देने का मांग कब से हो रहा है, आज तक ये पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पूरा हो जाएगा। फिर किशनगंज या फिर उसी के आसपास एम्स बनने की जो बात हो रही थी कि वहाँ एम्स बनना है और यहाँ से सैंक्शन भी हो गया, लेकिन आज तक एक ईंट का भी वहाँ निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस तरह के कई छोटे छोटे डिमांड हैं जो बिहार हमेशा से करता रहा है केंद्र से। तो इस बार मुझे लगता है कि ये सारे मांग पूरी होंगे और फ्यूचर में भी बिहार पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब गरीब राज्य होता है 35, जैसे बिहार में हिंदुस्तान में 35 राज्य हैं, तो गरीब राज्यों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ से कुछ आता नहीं है। हर सरकार, चाहे किसी की सरकार हो, वो एक तरह से दुकान जैसा चलाना जैसा ही है, क्योंकि पैसा आना चाहिए तो हम पैसा खर्च करेंगे। इट्स लाइक ए गिव एंड टेक। जहाँ से ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा पैसा सरकार लगाना भी चाहती है। उदाहरण समझिए, जैसे बुलेट ट्रेन आया, उसको क्यों अहमदाबाद से मुंबई चलाया गया? क्योंकि वहाँ टैक्स पेयर ज़्यादा है, पैसा वहाँ से आता है। जब बात बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की होती है तो क्यों मेट्रो सिटीज़ को ही पिक किया जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा सरकार को पैसा मिलता है, वहाँ के वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू उनको ज़्यादा मैटर करता है, और जो गरीब राज्य हैं वो गरीब ही रह जाता है।
क्यों क्यों पिछले राज्यों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आते। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खोली जा सकती है भाई, जब वहाँ भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है। वहाँ बिजली सस्ते कर दो आप, वहाँ सारी सुविधाएं दो, वहाँ की सड़कें अच्छे कर दो, ये सारे तो किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते हैं। बहरहाल चलिए अभी अभी की सिचुएशन पे आते हैं। तो अभी आज मीटिंग चल रहा है अभी एनडीए का और इंडिया गठबंधन दोनों का। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, जो अपोजिशन गठबंधन है, जो कि बहुत चिढ़ा हुआ है अंदर से, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि उनके कुकर्म नहीं थे, उनके जो गलत काम थे, आई डोंट नो, दे आर एक्यूज्ड। अभी तो कोर्ट ने नहीं डिसीजन लिया है, लेकिन जो भी हो, उनके कर्मों की वजह से ही सेंट्रल एजेंसी जो उनके पीछे पड़ी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। आपको ने ध्यान दिया होगा कि कितने सारे अपोजिशन के नेता अभी जेल में हैं और डेली रेड पड़ता है। बस मेरा सवाल ये है कि क्यों केवल एक साइड के लोगों के अगेंस्ट ही ईडी और तमाम तरह के जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो एक्शन लेते हैं, वो क्यों नहीं जो गवर्नमेंट के साइड से हैं, जो प्रो बीजेपी हैं, जो इनसे जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, उन लोग के घर पर क्यों नहीं रेड पड़ता है, या उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती। ये ज़रा सोचने वाली बात है। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार इलेक्शन में मैं कहूँ तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि कोई भी एक पार्टी जब बहुत ताकतवर हो जाती है तो वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करती है। मैं बात देखिए, आज बीजेपी है तो ऐसी ही बात नहीं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कांग्रेस ने भी पास्ट में ऐसा किया है, आपको याद हो इंदिरा गांधी 70 के दशक में उनका भी दिमाग ख़राब हो गया था और इमरजेंसी लगा दी थी और कई सारे अपोजिशन बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं देश उस दिशा में जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता ने साबित कर दिया कि आप जनता को टू बी ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। जनता को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जनता को जॉब की ज़रूरत है, जनता को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में तो बीजेपी की सरकार थी। तो शिक्षा की अवस्था, अब आप कहेंगे कि शिक्षा तो इट्स सब्जेक्ट टू स्टेट्स, तो भाई स्टेट में भी तो बीजेपी के कई सारे राज्यों में, अधिकतर राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, तो शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल जाइए, गाँव में, शहरों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं, वहाँ के डीएम सब चालाक होते हैं, तो जानते हैं मीडिया एक्सपोजर है। लेकिन गांव में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है, गठबंधन में हमेशा रहे हैं, लेकिन वहाँ की शिक्षा की दशा देख लीजिए, जाकर अस्पतालों की दशा देख लीजिए। तो दो बेसिक चीज़ें हैं, आपको उसको सही करना होगा, आपको जॉब देनी होगी, जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इकोनॉमिक भले ही आप डेटा में हमें सही लगता है कि अभी जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो सबसे ज़्यादा है दुनिया में और अच्छा है इकोनॉमी, मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो नंबर्स हैं वो इनके फेवर में है, लेकिन जो वास्तविकता है वो इनके फेवर में नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें देखना होगा। कोविड के दौरान भी सरकार ने बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, वो भी कर्ज। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन आप चूँकि मीडिया एक काल्पनिक नैरेटिव दिखाती है, वास्तविकता नहीं दिखाती है, तो अगर ये सब दिखाते और मोदी जी समय रहते उस दिशा में काम करते तो आज ऐसा समय नहीं आता। लेकिन अब चूँकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को आशा करना चाहिए कि अभी जब अगर नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और तीसरा टर्म उनका शुरू होता है तो वास्तविक चीज़ों पर वो ध्यान देंगे, न कि केवल हेडलाइंस पर। हम सबको आशा करनी भी चाहिए। इस देश को मजबूत सरकार की ज़रूरत है और इस देश के हित में ही होगी, चाहे वो किसी की सरकार हो। हमें पता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी बहुत अच्छा हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिना गिरे कभी कभी सपने नहीं टूटते हैं, क्योंकि आप हम लोग क्या होता है कभी कभी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो यही हुआ मोदी सरकार के साथ। लेकिन मेरी आशा है कि अब की जो सरकार बनेगी वो वास्तविक चीज़ों पर ध्यान देगी। अभी सोचिए, अगर नेगेटिव
कैंपेन नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में का जो काम का अगर ब्यौरा देकर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि वो खुद अकेले मेजोरिटी ला सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कैंपेन निगेटिव हो गया था, खासकर मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बीजेपी कैंपेन करने लगी थी, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि उनको नुकसान हुआ। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, धर्म, इन सब पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। आप एक बार इन सब मुद्दों पर सत्ता में आ सकते हैं, पर हर बार नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को भूख लगती है तो वो रोटी देखते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, वो नौकरी देखते हैं कि आप कितना नौकरी क्रिएट कर रहे हैं। मुझे याद है जब यूपीए सरकार थी तब भी मैं भी युवा था और जॉब ढूंढता था, तो उस समय जॉब मिल जाती थी। मुझे ये भी याद है कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में एक अलग पेज आता था, सप्लीमेंट पेज, उस पर एसेंट नाम से आता था और उसमें कई सारी नौकरियां, 2-3 पेज होते थे केवल नौकरियों के लिए। लेकिन आज आप कोई भी अखबार उठा कर देख लीजिए कि क्या उसमें नौकरी आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। नेशनलिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन हर बार नेशनलिज्म को ही आप फ्रंट पे मत रखिए। इस देश में चाहे सत्ता पक्ष वाले लोग हों या विपक्ष वाले लोग हों, सभी देशभक्त हैं। कोई खास एक वर्ग केवल सत्ता पक्ष के लोग ही कहेंगे, प्रो बीजेपी लोग कहेंगे हम ही देशभक्त हैं और सामने वाला देशभक्त नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग। 48 करोड़ आबादी को इन्फ्लिटेटर यानी घुसपैठियाँ कहना बिल्कुल ही गलत है। ये देश एक सेकुलर देश है, किसी एक धर्म का नहीं है, सभी धर्म का देश है। और इस देश का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो उस देश में किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ इतना भड़ास निकलना, दैट इज़ नॉट गुड। और यहाँ नरेंद्र मोदी ने तो एक इवेंट में ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था जब तक उन पर कोई एक मूवी नहीं बनी। दैट इज़ रॉन्ग। मतलब आप सोचिए कि आप लाखों करोड़ों लोग हैं इस भारत में जो महात्मा गांधी को भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आप उनको फॉलोवर्स को हर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में नहीं गई, उनको हर्ट किया। इस चुनाव में मंगलसूत्र आपको छीन लेगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो मुसलमान है, गरीब तबका के लोग, उसको आरक्षण नहीं दिया जाए। और दूसरी बात कि आधा सच वो झूठ के बराबर ही होता है। बीजेपी के नेता जो बोल रहे थे आरक्षण के ऊपर, वो आधा सच बता रहे थे, पूरा सच नहीं बता रहे थे। पूरा सच ये है कि सारे मुसलमानों को नहीं दिए जा रहे, मुसलमानों में जो पिछड़े जाति हैं उनको दिया जा रहा था। फ्यू कम्युनिटीज वर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम रिजर्वेशन। व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? अगर हिंदू कम्युनिटी के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन मिल सकता है तो मुसलमान कम्युनिटी के पिछड़े हुए लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता? और इसमें नया क्या था भाई? ये सालों से चला आ रहा है, जो पिछड़े हुए कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना। तो आप अजीब तरह के नैरेटिव्स गढ़ रहे थे जो कि वास्तविकता से कोसों दूर था। आप इसलिए आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, आप देख लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। ये तो हिंदी, खासकर उत्तर प्रदेश तो हिंदी हार्टलैंड है। बिहार में भी उनको नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को। आप कह रहे होंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोला जा रहा है। दोस्तों देखिए, जिस पेड़ में फल होता है ना, पत्थर उन्हीं को मिलता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सत्ता में थे, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद थी उन पर। अभी मैं पढ़ रहा था कि रिजल्ट खराब आने की वजह से 32 लाख करोड़ शायद का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, और इन एग्जिट पोल लोग करवाने वाले एजेंसियों की वजह से, कि उन्होंने रॉन्ग प्रिडिक्शन किया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि मजबूत सरकार फिर से आ रही है, मेजोरिटी वाली सरकार आ रही है, तो करोड़ों रुपए भारतीय बाजार में लगा दिया। और कल जब रिजल्ट, एक मॉडरेट रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो मार्केट धड़ाम से गिर गया। कितने लोगों के बहुत सारे पैसे नष्ट हो गए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एजेंसीज लेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें सरकारों से सवाल करनी चाहिए। खासकर अगर पत्रकारिता में है तो आपको तो निश्चित रूप से सवाल करनी चाहिए। वैसे सवाल जो अगले को अनकंफर्टेबल लगे, खुश करने वाला सवाल नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप ऊँट की करवट
लेगी अभी तक कहना मुश्किल है। और ये सोच के चलना कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार बन रही है तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है, वो पलटी लेने के लिए मशहूर हैं। तो किस करवट जाएंगे, किस और जंप करेंगे, इट इज़ टू हरी टू से, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है इस देश को पहला बिहार का प्रधानमंत्री मिल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार तो दे विल ऑलवेज स्टार्ट बार्गेनिंग एट हाई, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो। या हो सकता है चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि कांग्रेस ऐसा मेरा अनुमान है कि कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट पर जा सकती है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। क्या पता कांग्रेस ऑफर कर दे कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि जो और अलाइज हैं इंडिया गठबंधन में, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को कोई अनुभव नहीं है अभी तक देश चलाने का या सत्ता में रहने का। खासकर टीएमसी की जो ममता बनर्जी हैं वो कभी नहीं स्वीकार करेंगी, क्योंकि उन्हें याद हो आपको कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तभी उन्होंने खड़गे को आगे किया था कि प्रधानमंत्री को खड़गे बनना चाहिए, राहुल गांधी नहीं। उस तरह से और भी दल हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है राहुल गांधी से। तो अब राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस की समस्या ये है कि और किसी को आगे नहीं कर सकता है कि आप प्रधानमंत्री बनिए। ये ऐसा उनका वर्किंग कल्चर ही है कि वो गांधी फैमिली के इर्द गिर्द ही रहेंगे, चाहे वो सोनिया गांधी का नाम आगे करे या प्रियंका गांधी का करे या राहुल गांधी का, लेकिन गांधी फैमिली का नाम ही आगे करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसे में अगर गांधी फैमिली से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो गठबंधन ज़्यादा दिन टिक पाएगा या ये लोग कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि 5 साल सरकार चलाना कोई आम बात नहीं है। मनमोहन सिंह इसलिए चला पाए थे क्योंकि वो मनमोहन सिंह थे, एक मॉडरेट नेता थे, पर इन लोगों की बस की है, ऐसा मेरा अनुमान है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए अभी क्या होगा कहना मुश्किल है, जल्दबाजी होगा किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने का। पर हाँ, ये इंटरेस्टिंग है देखना कि ऊँट किस करवट बैठेगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी मीटिंग जारी है। अब लेकिन नीतीश कुमार ने तो इरादा दिखा ही दिया है तेजस्वी यादव के साथ बैठ कर कि वो करवट बदल सकते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है कि वो देखिए क्या फैसला लेते हैं, क्या पता वो आ जाए, या हो सकता है कि अभी क्योंकि वो एनडीए में रहकर ही सीटें जीते हैं, तो हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए वो एनडीए का हिस्सा बन के और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने दें, और आने वाले कुछ महीनों के बाद वो पलटी मार दें। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एक सी बात तो तय है कि चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने या एनडीए की बने, 5 साल टिकेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2 चक्का जिनके सहारे ये सरकार चलेगी, ये दोनों चक्के जो है वो मशहूर हैं दूसरे पक्ष में जाने के लिए। आपको याद हो तो चंद्रबाबू नायडू जब 2016 में बीजेपी को छोड़े थे तो वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते थे और पूरा देश घूमे थे और सभी नेताओं को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस गठबंधन बना सके। अब हालांकि उसमें वो फेल हो गए, लेकिन एंटी बीजेपी स्टैंड लेने के लिए वो भी मशहूर हैं। तो देखिए क्या हो सकता है। भारतीय राजनीति बहुत संभावनाओं का खेल है यहाँ पर, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जिस तरह का नेचर है इन लोगों का, तो सबको कैरी करना इनके लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा। और ख़ासकर जो कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज जो बीच में ले आते हैं, इस वजह से तो और भी मुश्किल है। चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।